हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द एडुस्फेयर के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अनेक संविधानों से एक अलग पहचान देती है। जैसे कि सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लंबा संविधान है। इसके विस्तृत होने का कारण भारत की विविधता और केंद्र राज्य संबंधों का गहराई से वर्णन होना है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना विस्तृत और लंबा नहीं है। इस जटिलता के कारण भारतीय संविधान को कुछ लोगों ने वकीलों का स्वर्ग कहा है। आगे हम देखेंगे विभिन्न स्रोतों से निर्मित। भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी अच्छी बातों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। जैसे कि संसदीय प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है और संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं मुख्य रूप से समाविष्ट होती हैं। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करती है। संप्रभुता। संप्रभुता संपन्न राज्य क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक तथा वैदेशिक नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है तथा बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो, और इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। इस संबंध में इसकी जो सत्ता है वो जनता में निहित होती है। भारत की संप्रभुता किसी विदेशी स्रोत में नहीं अपितु भारत की जनता में ही निहित होती है। यद्यपि भारत आज़ादी के बाद भी राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का एक सदस्य है, लेकिन उसकी सदस्यता अपनी इच्छानुसार है। जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ और राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है, और यह सदस्यता उसकी अपनी इच्छानुसार है। आगे देखेंगे हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। अगर बात करें लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ क्या है, तो भारत में प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है और भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेंगे। गणराज्य। गणराज्य से आशय यह है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी छोटे बड़े पदों पर
पहुंचने का अधिकार है एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा जो ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। तो भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष जो होगा वो राष्ट्रपति होगा और यह एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जबकि ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। आगे हम देखेंगे संसदीय सरकार के बारे में। संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का जो प्रावधान है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों अर्थात मंत्रिपरिषद में निहित होती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और यह सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। आगे हम देखेंगे मूल अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का समावेश है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से मिली है। मूल अधिकार राज्य की विधायिका कार्यपालिका की असीमित शक्ति को मर्यादित करती है। इसके साथ ही मूल अधिकार नागरिकों को गरिमामयी जीवन जीने के लिए अधिकार भी प्रदान करते हैं। आगे हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया है, अर्थात इन्हें मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को, जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, ग्रेनविल ऑस्टिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे हम देखेंगे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है।
एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है और इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है जो संविधान एवं मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती। संविधान के लिए विशेष प्रावधान है जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सकती है। तो ये था एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे हम देखेंगे संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही अमेरिका की न्यायपालिका की तरह क्या है, असीमित शक्तियां प्राप्त है। तो ये था संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। आगे हम देखेंगे कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है कि कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जो कि संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। तो भारत का संविधान अंशतः कठोर तथा लचीला दोनों है। एकल नागरिकता। संगठनात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता एक संघ की और दूसरी राज्यों की होती है, जैसा कि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। किंतु भारतीय संविधान में केवल एक नागरिकता को मान्यता प्रदान किया जाता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, किंतु भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वह रहता है। और एकल नागरिकता को भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक रखा गया है। आगे हम देखेंगे वयस्क मताधिकार के बारे में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। सभी नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार है। संविधान में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान प्रत्येक नागरिक को, हर उस व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के लागू होने के समय मतदान देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसको घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। वयस्क मताधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है। सभी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं
उन्हें मत देने या वोट देने का अधिकार होता है। केंद्रोन्मुख संविधान, उसके अर्थ और उसके महत्व को जानेंगे। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह संगठनात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान प्रणाली पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। आगे हम देखेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य के बारे में। पंथ निरपेक्ष राज्य का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन किया जाए। किस नीति का? तटस्थता नीति का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता, अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष का आधारभूत सिद्धांत तटस्थता है और संवैधानिक संरक्षण भारत का संविधान किसी धर्म विशेष को राष्ट्र के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता, अर्थात सभी धर्मों के प्रति एक समान नीति होनी चाहिए। न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित किया जाएगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित किया जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं होगा कि भारत किसी धर्म का विरोधी होगा। समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है काफी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय समाजवाद का रूप, जिसमें समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाजवाद है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करके आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करना है। तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51A को जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 29। अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारतीय संविधान विशिष्ट है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 30 के द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आर्टिकल 29 और 30। विधि का शासन। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। सभी नागरिक समान, अर्थात इसके अंतर्गत विधि के समक्ष नागरिक समान हैं तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी द्वारा विधि नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश। भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधानों में निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है।
जो भारतीय संविधान है, इसमें विभिन्न देशों के संविधानों में निहित महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश है। विदेशी संविधानों की अनेक उपबंधों को भारतीय वातावरण के अनुरूप ढालकर इसे संविधान में शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि इसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति संघनात्मक है या एकात्मक, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इसे संघनात्मक मानते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। एकात्मक दृष्टिकोण। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एकात्मक स्वीकार किया है क्योंकि अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित होती हैं और प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि भारतीय संविधान एक परिसंघनात्मक संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण था कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघनात्मक संविधान है। प्रोफेसर केसी व्हीलर ने इसे अर्धसंघीय संविधान कहा है। केसी व्हीलर ने इसे अर्धसंघीय संविधान कहा है, जबकि भारतीय संविधानविद आइवर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। आचार्य दुर्गादास बसु ने बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह कहा था कि संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि यह दोनों का संयोजन है। राजमन्नार समिति 1971 और सकारिया आयोग सकारिया आयोग 1983 ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।